हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ईटीएफ का, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब देखिए, अगर हम ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ क्या है? अब नाम ही देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी। और ट्रेड मतलब जो ट्रेड हो रहा है। फंड मतलब एक तरह का फंड है। ठीक है, फंड का मतलब फंड ही है। तो यहाँ पे एक फंड है। ठीक है, एक फंड है जिसकी ट्रेडिंग कहाँ पे हो रही है? एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे। अब ये फंड क्या है? अब एक फंड है ये जो किसी एक सिक्योरिटी को या किसी इंडेक्स को या जो कमोडिटी है उसको ट्रैक कर रहा होता है, किसी कमोडिटी को। अब मैं इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड ईटीएफ। अब जैसे गोल्ड ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ। अब गोल्ड ईटीएफ क्या है कि एक ये फंड है, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, एक फंड है जो ट्रैक किसको कर रहा है? गोल्ड की परफॉर्मेंस को। लोग ये ईटीएफ में पैसा बहुत लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा दिया, तो अगर गोल्ड ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो गोल्ड ऊपर की ओर जाएगा तो ईटीएफ में जो आपकी एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, आपके जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। अगर आप पैसा मान लीजिए लगाते हैं, ठीक है, निफ्टी ईटीएफ में, ठीक है, निफ्टी ईटीएफ में अगर पैसा लगाते हैं, तो आप अगर निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है तो ईटीएफ की वैल्यू भी ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं निफ्टी ईटीएफ की, तो यहाँ पे निफ्टी की परफॉर्मेंस को इंडेक्स, क्या नाम है, परफॉर्मेंस को ये ट्रैक कर रहा है। चलिए, तो क्या बोलते हैं? ईटीएफ क्या है? इसे सिक्योरिटी, लाइक ए सिक्योरिटी है ये, दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स, कमोडिटी या बॉन्ड्स या कोई बास्केट ऑफ एसेट्स। बास्केट ऑफ एसेट्स लाइक इंडेक्स फंड, जैसे हो गया निफ्टी है या सेंसेक्स है। ठीक है, एंड लाइक एन इंडेक्स फंड, इट्स लाइक एन इंडेक्स फंड एंड दिस ट्रेडेड ऑन द सिक्योरिटीज मार्केट। इसलिए तो बोला गया है, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे क्या है? ट्रेड हो रहा होता है। इन सिंपल वर्ड्स, ईटीएफ्स आर फंड्स दैट ट्रैक इंडेक्सेस सच एज सेंसेक्स, निफ्टी या गोल्ड, या फिर गोल्ड वगैरह होगा जैसे। ठीक है, ये इंडेक्सेस को ट्रैक कर सकता है या गोल्ड को ट्रैक कर लिया जैसे। व्हेन एनी इन्वेस्टर बाय शेयर्स या यूनिट्स ऑफ एन ईटीएफ, ही बाय शेयर्स यूनिट्स ऑफ ए पोर्टफोलियो दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स। जैसे अगर आप गोल्ड ईटीएफ बाय करते हैं तो आप एक तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप निफ्टी ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह का। ठीक है, ईटीएफ जस्ट रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स दिस ट्रेड। ठीक है, तो जैसे कोई ईटीएफ है वो केवल एक, जो आगे जो उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो गोल्ड ईटीएफ जो है गोल्ड की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप निफ्टी ईटीएफ में लगा रहे हैं तो निफ्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, निफ्टी की परफॉर्मेंस को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है बेटा। Unlike regular mutual funds, ETFs trade like a common stock on the stock exchange, and the price of an ETF changes as per trading in the market takes place. तो ETF तो है जैसे एक शेयर्स की तरह रेगुलरली ट्रेड हो रहा होता है। पर जो स्टॉक्स, अपने जो म्यूचुअल फंड है वो हमने करना है। अभी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे उनके जो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक एनएवी होती है। उनके जो यूनिट्स हैं उनकी एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, वो अलग से कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जहाँ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, प्लस करंट एसेट्स क्या है, माइनस करंट लिबिलिटीज़ क्या है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करके उसकी एक एनएवी निकाली जाती है। तो कहते हैं म्यूचुअल फंड से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, द ट्रेडिंग वैल्यू ऑफ एन ईटीएफ डिपेंड्स ऑन द एनएवी ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक दैट इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अब मैं वही तो बात कर रहे हैं कि अब जो अंडरलाइंग जो इसकी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करेगी? अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है, अब वो हो सकता है गोल्ड हो सकता है कोई कमोडिटी हो लाइक गोल्ड, या कोई कोई बॉन्ड्स हो, या कोई शेयर्स हो, या कोई इंडेक्स हो। ठीक है, उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इसका बढ़ेगा, ठीक है, दाम। तो उसकी जो नेट एसेट वैल्यू है अंडरलाइंग एसेट की, उसके बेस पे इसकी वैल्यू निकलती है। इसमें मतलब इन्वेस्ट कर रखा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू घटेगी तो उसकी जो ईटीएफ की वैल्यू घटेगी। ETF generally have higher daily liquidity and lower fees than mutual fund scheme। ठीक है, ETF एज कम्पेयर टू कहते हैं लेस एक्सपेंसिव है और मोर लिक्विड है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है जी। तो ETF का आप याद रखना, इट्स लाइक ए स्टॉक। ठीक है, ETF क्या है? लाइक ए स्टॉक
ठीक है, विच इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक चेंज, विच इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक चेंज। ठीक है, ये क्या है, इट बेसिकली ट्रैक्स परफॉर्मेंस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ये एक अंडरलाइंग एसेट जो होती है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा होता है। ठीक है, अब अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकती है, ये कोई कमोडिटी हो सकती है, जो हमने अभी बात की इसमें भी ये कमोडिटी, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, मे बी एन इंडेक्स लाइक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, इसमें भी ये इवन शेयर एज वेल, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव। अब ये भी एक तरह ईटीएफ की तरह ही है। ठीक है, बट डेरिवेटिव की टाइप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और डेरिवेटिव आप समझिए, डेरिवेटिव केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। डेरिवेटिव क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू डिराइव कहाँ से होती है, अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान से समझना, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। डेरिवेटिव में एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कॉल एंड फ्यूचर का, तो कॉल में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकल के आता है हर बार। इज एन इंस्ट्रूमेंट विच derives its value from an underlying asset। ठीक है, डेरिवेटिव क्या है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू डिराइव किससे करता है, एक अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब इसके जो डेरिवेटिव है, हम ईटीएफ की बात कर रहे थे, उसी की तरह एक तरह की कह सकते हैं हम। और डेरिवेटिव भी कई तरह का हो जाता है। ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव हो गया जैसे। अब इसकी हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए गोल्ड। ठीक है, गोल्ड डेरिवेटिव है जैसे, तो यहाँ पे ये वाला जो डेरिवेटिव है ये वैल्यू कहाँ से डिराइव करेगा, गोल्ड की वैल्यू से। अगर हम आरएएल की बात करेंगे, रिलायंस का कोई शेयर है मान लीजिए, ठीक है, फ्यूचर है या ऑप्शन है, अब ये वैल्यू कहाँ से डिराइव करेगा, इसी की वैल्यू से, रिलायंस शेयर की वैल्यू से। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव है ये क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है केवल एक, जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है उसकी अंडरलाइंग एसेट से। अंडरलाइंग एसेट सिमिलर टू ईटीएफ, जैसे कोई इंडेक्स हो सकता है, इंडेक्स। ठीक है, कोई कमोडिटी हो सकती है गोल्ड, इंडेक्स हो सकता है लाइक निफ्टी, कोई शेयर हो सकता है लाइक रिलायंस। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो ये याद रखना, इसका एक जो मकसद होता है, पर्पस, वो बेसिकली होता है टू ब्रिंग लिक्विडिटी, टू ब्रिंग लिक्विडिटी इन द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जब डेरिवेटिव में क्या है, एक तो होता है कि फिजिक जो चीज़ एक्चुअल में डील हो रही है, प्रैक्टिकली गोल्ड डील हो रहा है, जो गोल्ड खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। ओके, अब ये क्या है कि आप केवल एक एक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, ऐसा कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं जिसकी जो बेस है वो एक अंडरलाइंग एसेट है। आप अंडरलाइंग एसेट में डील नहीं कर रहे, केवल एक इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है, अंडरलाइंग एसेट से। आप गोल्ड में डील नहीं करते, यू आर नॉट डीलिंग इन फिजिकल गोल्ड, यू आर जस्ट डीलिंग इन ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है, एक गोल्ड में से। आप बताइए, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है। मतलब मैं फिजिकल गोल्ड में नहीं जा रहा, आई एम नॉट वेल इंटरेस्टेड इन द फिजिकल गोल्ड, बट आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड, आई वॉन्ट टू derive benefit from the increasing value of the gold. So what should I do? I invest in the derivative, गोल्ड डेरिवेटिव। तो मैं गोल्ड जो फ्यूचर है, गोल्ड या कॉल ऑप्शंस हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी। तो डेरिवेटिव क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो वैल्यू डिराइव कर रहा होता है अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है जी, जो वैल्यू डिराइव कर रहा होता है अंडरलाइंग एसेट से। ठीक है, डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट
that derives its value from the underlying asset. This underlying asset can be stocks, bonds, currency, commodities, metals, and even intangible assets like stocks indices. Derivatives can be of different types like futures, जो हम बात कर रहे हैं अभी पढ़ेंगे पूरा फ्यूचर ऑप्शन के बारे में. ठीक है, derivatives can be of different types like futures, options, swaps, caps, flows, collars. ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो हमें पढ़ना है. और ये बहुत सारे हैं बट ये बहुत डिटेल में है. ठीक है, जैसे फ्यूचर ऑप्शन तो हम पढ़ने वाले हैं. स्वैप्स क्या है? एक्सचेंज हो गए जैसे. ठीक है, एक ऑप्शन के बदले दूसरी ऑप्शन एक्सचेंज कर ली. फ्लोर, कॉलर्स एक्सेट्रा. द टर्म डेरिवेटिव हैज बीन डिफाइंड इन सकरा यानी कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज डेरिवेटिव इंक्लूड्स ए सिक्योरिटी derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument, or contract for differences or any other form of security. डेरिवेटिव में क्या कहते हैं? एक तो ये सकरा की बात है. अगर वैसे आपसे सिंपल पूछे कि डेरिवेटिव क्या है, तो आपने कहना है कि इंस्ट्रूमेंट है विद डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. डेरिवेटिव क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट. ठीक है, तो नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स. ठीक है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी जो डिराइव कर रही है अपनी वैल्यू कहाँ से? डेट इंस्ट्रूमेंट से, शेयर से, लोन से. बेशक वो डेट, शेयर, लोन सिक्योर्ड है या नहीं है. ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइजेज और इंडेक्स ऑफ प्राइजेज ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी, जो मैं बता रहा था. एक ऐसा कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? अंडरलाइंग एसेट से. अंडरलाइंग एसेट इस केस में क्या बताइए उन्होंने? अंडर सिक्योरिटीज. जैसे मान लीजिए रिलायंस का शेयर है. ठीक है, अलायंस का शेयर ऊपर जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऊपर जाएगी. ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया. जैसे कि गोल्ड डेरिवेटिव हो गया, गोल्ड फ्यूचर है, गोल्ड ऑप्शन है. ठीक है, उसके अलावा कोई और इंस्ट्रूमेंट जो डिक्लेयर कर सकती है सीजी टू बी ए डेरिवेटिव. ठीक है, तो सकरा की अगर हम बात करें तो क्या क्या आ गया? सिंपली अगर याद रखें तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है एक बात. दूसरा कमोडिटी डेरिवेटिव हो गया, या कोई एक ऐसा डेरिवेटिव या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू डिराइव करता है किसी अंडरलाइन सिक्योरिटीज से. जैसे हमने एग्जांपल ले ली रिलायंस डेरिवेटिव. उसके अलावा कोई भी एक सिक्योरिटी है जो डिराइव की गई है किसी डेट इंस्ट्रूमेंट से, शेयर से, लोन से. किसी वो लोन या डेट सिक्योर्ड है या नहीं है. ठीक है, और जहाँ पे सेटलमेंट किस में हो रही है? प्राइस डिफरेंसेस में. ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ पे केवल क्या है? प्राइस का जो डिफरेंस है उसमें आप सेटल करेंगे. अब वो प्राइस का डिफरेंस कैसे सेटल करते हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं. चलिए, नेक्स्ट है करेंसी डेरिवेटिव. अब करेंसी डेरिवेटिव क्या है कि देखो, अब डेरिवेटिव का मीनिंग आपको समझ आ गया. जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट से. मान लीजिए अगर अंडरलाइंग एसेट ही क्या हो जाए? कोई करेंसी हो जाए. ठीक है, जैसे यूएस डॉलर हो जाए. अगर अंडरलाइंग एसेट ही क्या हो जाए? यूएस डॉलर हो जाए. अगर हम, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके ऊपर बेस्ड है? यूएस डॉलर के ऊपर. जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए लेट अस सपोज ये जनवरी का महीना चल रहा है, तो मैंने जून के महीने में क्या किया? जनवरी के महीने में कॉन्ट्रैक्ट किया कि जून में 30 जून को. ठीक है, 30 जून को क्या है कि मैं जो डॉलर्स, यूएस डॉलर्स बाई करूँगा. ठीक है, यूएस डॉलर बाई करूँगा 85 के हिसाब से. 85 के हिसाब से. तो यानी ये क्या है? मेरा एक तरह से करेंसी डेरिवेटिव है. मैं करेंसी में डील कर रहा हूँ. ठीक है, इन फ्यूचर. है कि नहीं? तो करेंसी डेरिवेटिव क्या हो गया? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू को डिराइव करेगा करेंसी की वैल्यू से. अब करेंसी कुछ भी हो सकती है, वो अमेरिकन डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकता है, कैनेडियन डॉलर हो सकता है, एनी करेंसी. ठीक है, इसमें वो डील करते हैं. आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द बायर एंड द सेलर इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज एट ए फ्यूचर डेट एंड एट स्टिपुलेटेड रेट. एक प्राइस तय हो जाता है, एक डेट तय हो जाती है. ठीक है, करेंसी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इज सिमिलर टू स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग. हाउएवर द अंडरलाइंग एसेट और करेंसी. ठीक है, नॉर्मल जैसे हम पढ़ने वाले हैं के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करते हैं. बट यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो बेस है, अंडरलाइंग एसेट है, वो शेयर्स नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है. यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट केवल क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है बस. ठीक है, करेंसी ऑप्शंस एंड करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज डन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेक्स रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज यानी कि रेट्स आर द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटिव टू द डोमेस्टिक करेंसी.
ठीक है, तो हम देखते हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, INR है, इंडियन रुपी है। ठीक है, और जिस करेंसी में हम डील कर रहे होंगे वो हो सकता है कि यूरोपियन को यूरो हो या फिर डॉलर वगैरह हो। द मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ करेंसी ट्रेडिंग इन इंडिया आर बैंक्स, कॉरपोरेशन। क्योंकि देखो, इम्पोर्टर जो लोग इम्पोर्ट कर रहे होते हैं उन्होंने पेमेंट करनी होती है डॉलर्स वगैरह में, बाहर की करेंसी में। एक्सपोर्टर को पेमेंट आनी होती है, उनको होता है कि हम सिक्योर हो जाएं। वो क्या करते हैं कि एक्चुअल में वो हैजिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हैजिंग। ठीक है, वो हैजिंग करते हैं। हैजिंग का मकसद क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल ली थी, जनवरी का महीना चल रहा है, मुझे पैसा मैंने एक्सपोर्ट किया अभी, और मुझे पेमेंट कब आएगी? जून में। तो आज की तारीख में, जो मान लो आज की तारीख में जनवरी में ही कितना रेट चल रहा है? 85 चल रहा है। अब मुझे डर है, ये है कि मुझे आने हैं 10 लाख डॉलर आने हैं, 10 लाख US डॉलर्स आने हैं। तो कल को मान लीजिए अगर प्राइस ये 82 रुपये हो गया, ठीक है, तो मैं तो सोच के बैठा था 10 लाख डॉलर आएंगे 85 के हिसाब से। ठीक है, तो वो ठीक है अपना 8.5 करोड़ रुपये आ जाएगा। बट मान लो वो 3 रुपये प्राइस कम हो गया। ठीक है, 3 रुपये प्राइस कम हो गया, 30 लाख का लॉस हो जाएगा मुझे, है कि नहीं? तो आज की तारीख में मान लीजिए, हम जो फ्यूचर मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, आज जनवरी में ही क्या है कि जो जून डेरिवेटिव का रेट चल रहा है 85। तो मैंने 85 पे क्या किया, जो डॉलर्स थे मुझे आने थे, मैंने सेल कर दी। तो मुझे एक्चुअल में डॉलर्स आएंगे, तो मैंने वो वहाँ पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 85 के हिसाब से, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए अब मार्केट में वाकई जो जून में मान लो 82 रुपये रेट आ गया, बट मैंने तो सेल कितने में किया है? 85 में। तो मुझे यहाँ पे 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और जो एक्चुअल मुझे आए हैं उसमें 3 का लॉस हो गया, क्योंकि मैं 85 सोच के बैठा था, वो 82 रुपये हो गया, 82 रुपीज़ हो गया 6 महीने बाद। तो मुझे वहाँ 3 का लॉस होगा, बट मैंने यहाँ से 3 रुपये कमा लिए, तो मेरा जो लॉस है वो जीरो हो गया। तो 85 का 85 आ गया। तो बोलते हैं हैजिंग। हैजिंग होता है टू कवर अप द लॉस। यहाँ पे आप क्या है कि लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, वेर यू ट्राई टू कवर अप योर लॉस। ठीक है, जहाँ पे आप क्या है कि अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं हैजिंग। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हैजिंग बोल देते हैं। ठीक है, टू कवर अप द लॉस। बेनिफिट्स ऑफ करेंसी डेरिवेटिव क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तुम यानी कि देखो, एक खाली हम होता है FD में लगा दिया या कुछ लगा दिया, तो यहाँ पे हम करेंसी के फ्लक्चुएशन से भी पैसे कमा सकते हैं। बट जितना कमाई का होता है ना, उतना लॉस का भी खतरा होता है, बंदा काम ही नहीं कर पाता ढंग से। इजी इन्वेस्टमेंट इन करेंसी। ठीक है, करेंसी में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी, जैसे मान लो एक तो होता है कि हम अमेरिकन डॉलर में लगाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे, ठीक है, वेस्टर्न मनी यूनियन वाले के पास, करेंसी एक्सचेंजर के पास, उसको अपना रुपया देंगे, डॉलर लेंगे, 36 इंक्वायरी करेगा। ठीक है, ऐसा। हैजिंग अपॉर्चुनिटी मैंने बताया। हैजिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आप अपना जो रिस्क कवर करना चाहते हैं, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं टू कवर अप योर लॉस, अपने लॉस को कवर करना चाहते हैं, आपके लॉस ना हो, उसको हम बोलते हैं हैजिंग। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ड्यू टू वॉलिटिलिटी इन करेंसी। बिल्कुल, यहाँ पे आपको लगता है कि जो करेंसी है उसमें वॉलिटिलिटी हो रही है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, और आपको लगता है कि ये डॉलर घटेगा या बढ़ेगा, आप इसमें पैसा कमा सकते हो, तो ठीक है, आप कर लो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड एंड हैंस सिस्टमेटिकली रेगुलेटेड। बिल्कुल, अब ये सब स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन डीलिंग है, फेयर फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, तो सिस्टमेटिक रेगुलेशंस भी हैं इसके ऊपर। प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट रेट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन का चांस नहीं होता, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, जिससे क्या है कि आप डीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करेंसी डेरिवेटिव का अगर कल को क्वेश्चन आता है, तो आप इस पे लिख सकते हैं कि करेंसी डेरिवेटिव क्या है। ये एक डेरिवेटिव है जहाँ जो एक वैल्यू डिराइव करता है, ठीक है, करेंसी से। डेरिवेटिव ये क्या हो गया? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, लाइक दैट इज करेंसी। यहाँ पे जैसे कि US डॉलर की एग्जांपल लिख दो। ठीक है, और दूसरा मेन इसका जो मकसद होता है वो होता है हमारा आमतौर पे हैजिंग। ठीक है, मुझे बाहर से डॉलर आने हैं या डॉलर मेरे जाने हैं, तो मैं उसको रिस्क कवर करना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं करेंसी में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये हेजिंग हो जाती है इससे। और दूसरा क्या है कि हम जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, अगर हमें नॉलेज है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब जैसे करेंसी था वैसे कमोडिटी है, मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। जैसे मान लीजिए गोल्ड है,
अगर हम बात करें गोल्ड डेरिवेटिव की, गोल्ड डेरिवेटिव, ठीक है, गोल्ड डेरिवेटिव में क्या है, ठीक है, ये कमोडिटी है गोल्ड, अभी सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो अलाउड है स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग जिसकी। तो कमोडिटी डेरिवेटिव क्या हो गया, जिसमें जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है, कमोडिटी है कोई। कमोडिटी डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ अंडरलाइंग एसेट बेशक बेटा क्या है, यहाँ अंडरलाइंग एसेट क्या है, कमोडिटी है, ठीक है। तो कमोडिटी क्या है कि एक डेरिवेटिव है विच आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन अंडरलाइंग कमोडिटीज, ठीक है। वो कमोडिटी कुछ हो सकती है, लाइक ऑयल, गैस, मेटल्स, जैसे क्रूड ऑयल है, कच्चा जो तेल आता है अमेरिका वगैरह से, उसमें बहुत चलता है डेली ट्रेडिंग इस चीज़ की, ठीक है। ऑयल, गैस, मेटल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड मिनरल्स, अदर एसेट्स सच एज एमिशंस ट्रेडिंग क्रेडिट्स, ठीक है, जो होता है, ठीक है, कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं यहाँ, एमिशन ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब कार्बन क्रेडिट, फ्रेट रेट्स एंड इवन वेदर कैन आल्सो अंडरलाइन कमोडिटी डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपली इसको याद रखिए कि कमोडिटी डेरिवेटिव क्या है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू डिराइव करता है एक अंडरलाइंग एसेट से। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, गैस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी की कहानी है सारी, ठीक है। कमोडिटी क्या होती है, एक फिजिकल गुड है, हम पता ही है, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया जैसे। तो कमोडिटी क्या होती है, अब आपको देखो 2 नंबर में अगर पूछते हैं तो बस इतना ही है, ब्रेक मारनी है हमने, 2 नंबर में है तो इतना ब्रेक मार के निकल जाना है आगे, ठीक है। कमोडिटी इज ए फिजिकल गुड attributable to natural resource that is tradable and supplied without substantial differentiation by the general public. Commodities trade in physical spot markets and in future and forward markets. बिल्कुल सही बात है। जो कमोडिटी है वो फिजिकल मार्केट में बिकती है, जैसे ऑयल है, गोल्ड है, ये फिजिकल मार्केट में बिकता है, ठीक है। और इसको हम जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें भी हम सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ठीक है। स्पॉट मार्केट क्या होती है, जहाँ पे जैसे हम मार्केट में गए, पैसा दिया, सामान लिया, ठीक है। स्पॉट मार्केट इन्वॉल्व फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स बिटवीन बायर एंड सेलर। प्राइसेस इन दिस मार्केट रिफ्लेक्ट करंट और वेरी नियर टर्म सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। और जो डेरिवेटिव मार्केट में होता है एक तरह से फ्यूचर का डायरेक्शन बता रहा होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि आज क्या है कि जनवरी का है महीना मान लो, तो मैंने जून जून का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया, तो अब जून का अलग चल रहा होता है डेरिवेटिव, मई का अलग चल रहा होता है, अप्रैल का अलग चल रहा होता है। तो ये क्या है कि एक तरह से सेंटीमेंट होते हैं मार्केट के उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन दैट आर एंड इंडिकेटर ऑफ मार्केट सेंटीमेंट, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये डेरिवेटिव मार्केट होती है, डेरिवेटिव मार्केट एक फ्यूचर का एक इंडिकेटर होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी डायरेक्शन क्या जा रही है, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट मार्केट में अगर गोल्ड का प्राइस चल रहा है, स्पोर्ट मार्केट क्या है जो करंट मार्केट है, ठीक है, इस समय की स्पोर्ट मार्केट में गोल्ड का रेट अगर चल रहा है 50,000, परंतु 2 महीने बाद का जो डेरिवेटिव मार्केट में चल रहा है 52,000, 52,000, 4 मंथ्स का चल रहा है 57,000 चल रहा है, 6 मंथ्स का चल रहा है 60,000। मतलब कि लोग बहुत बुलिश हैं इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर लोग बहुत बुलिश हैं, उनको लग रहा है कि गोल्ड आगे से आगे इंक्रीज ही होता जाएगा, उनको लग रहा है कि गोल्ड आगे आगे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स आर ए गुड सोर्स ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, इंडिकेटर ऑफ मार्केट सेंटिमेंट्स। अगर ये उल्टा होता तो मतलब मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, पीपल वांट टू एग्जिट द गोल्ड, ठीक है। तो commodity derivative markets is a good source of critical information indicator of market sentiment. Since commodities are frequently used as input in production of goods or services, uncertainty and volatility in commodity prices and raw materials makes the business environment erratic, unpredictable, and subject to unforeseeable risk. Volatility in raw material cost affects business and can be significant given that commodities prices are driven by supply and demand from domestic as well as global markets. Ability to manage or mitigate risk by using suitable hedging, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। Ability to manage or mitigate risk by using suitable hedging in commodity derivative products can positively affect business performance। बिल्कुल आप hedging कर सकते हैं। कहते हैं कि देखो, जब आप कमोडिटी में डील करते हैं, मान लो मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया कि जैसे अब मुझे गोल्ड बाय करना है,
ठीक है, लेट अस सपोज मुझे गोल्ड बाय करना है कि 3 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरे घर में किसी की शादी है तो मुझे 3 महीने बाद गोल्ड चाहिए। आज का जो प्राइस है, मैं मार्केट में जाऊँ गोल्ड आज लेके रख दूँ तो वो थोड़ा रिस्क है। शादी वाला घर है, चोरी का खतरा बहुत होता है, घर का ही कोई खराब कर जाता है रिलेटिव वगैरह। तो मुझे है कि नहीं यार, मैं गोल्ड बुक कर देता हूँ, गोल्ड बुक कर देता हूँ 3 महीने बाद का। ठीक है, तो अब मैंने फिजिकल स्पॉट मार्केट में बाय नहीं किया, मैंने डेरिवेटिव मार्केट में गोल्ड प्राइस जो चल रहा था मुझे लगा हाँ सही है ये बिल्कुल, आज इतना है तो कल भी 3 महीने बाद ये है थोड़ा सा कम मिल रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है, तो ज़्यादा उस समय बढ़ ना जाए, जिससे मेरा बजट ना हिल जाए, तो मैंने आज ही 3 महीने बाद का जो गोल्ड है वो बुक कर दिया उस पर्टिकुलर प्राइस पे। तो ये इसको क्या कर लिया मैंने, हैज। ठीक है, तो जो कमोडिटी मार्केट है अपना डेरिवेटिव है, इसमें याद रखना ये क्या है कि यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी अंडरलाइंग जो वैल्यू डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। यहाँ जो अंडरलाइंग एसेट है दैट इज कमोडिटी लाइक गोल्ड सिल्वर ऑयल गैस वगैरह। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, इसके जो फायदे, एक तो हैजिंग प्रोवाइड करता है, दूसरा ये अच्छी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपको लगता है कि प्राइस ऊपर बढ़ेगा या कुछ है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर। ठीक है, आप फ्यूचर को समझिए, फ्यूचर में क्या है। ठीक है, अब सेम ये भी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का पार्ट है मेन जो स्टॉक चेन पे है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर क्या है कि यहाँ पे आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका जो सेटलमेंट है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है या फ्यूचर डेरिवेटिव क्या है, जहाँ डेरिवेटिव आ गया मीनिंग तो वही है। ठीक है, जहाँ डेरिवेटिव आ गया मीनिंग तो वही है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो वैल्यू डिराइव करेगा अंडरलाइंग एसेट से। अब यहाँ पे मान लो अगर आपको कहेंगे कि कमोडिटी फ्यूचर, अगर आपको लिखा आता है एग्ज़ाम में कमोडिटी फ्यूचर, तो मतलब तो वही है भाई। ठीक है, तो यानी ये क्या है, इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। वर्डिंग वही रहेगी सारी की सारी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द कमोडिटी। ठीक है वही अंडरलाइंग एसेट ही है। तो यहाँ अंडरलाइंग एसेट क्या है, कमोडिटी। ये हो सकती है कुछ भी, जैसे हमने बात की थी अभी, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, ऑयल हो सकता है, नेचुरल गैस, एज द केस मे बी। इस प्रकार का ये कमोडिटी है। ठीक है, आप समझ गए। तो कमोडिटी फ्यूचर क्या है, एक डेरिवेटिव है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू ड्राइव करता है कमोडिटी से। दैट में बी गोल्ड सिल्वर ऑयल नेचुरल गैस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी स्टोरी वही है। यहाँ पे इसके फ़ायदे क्या हैं, एक तो हैजिंग के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हैजिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपना रिस्क कवर करने के लिए। ठीक है, हैजिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपना रिस्क कवर करने के लिए। उसके अलावा हम जो अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट मेकिंग है वो कर सकते हैं, अगर ये हमें समझ आता है। ठीक है, तो हम इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया कमोडिटी फ्यूचर। चलिए, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखना, फ्यूचर में जो पोजीशंस हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक लॉन्ग शॉर्ट। यहाँ जो पोजीशंस हैं हमारी दो तरह की होती है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, इजी है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन क्या है, पोजीशन टू बाय, कि हमने पोजीशन बना रखी है बाय करने की। शॉर्ट पोजीशन क्या है, पोजीशन टू सेल। पोजीशन टू सेल, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन दोनों में क्या अंतर है। लॉन्ग पोजीशन जो है वो पोजीशन टू बाय है, शॉर्ट पोजीशन क्या है, पोजीशन टू सेल है। कैसे सर जी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, मैंने जो है मिस्टर ए मान लो बायज गोल्ड फ्यूचर। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर ग्राम, 2 months एक्सपायरी, एज ऑन 1 जनवरी। ठीक है, तो मान लो अब मिस्टर ए ने क्या किया है यहाँ,
गोल्ड फ्यूचर बाय किया है, ठीक है, नहीं गोल्ड बाय कर रहा है फ्यूचर में, ठीक है, 1 जनवरी को कर रहा है, बस की एक्सपायरी कब है, 2 महीने बाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी से 1 मार्च, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 1 मार्च को इसको गोल्ड बाय करना है, कॉन्ट्रैक्ट आज ही हो गया, ये डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये बन जाएगी डेट ऑफ, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा, उसको गोल्ड बाय करना पड़ेगा 1 मार्च को। इस दाम से मतलब ये कहता है कि मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे गोल्ड बाय करने का 2 महीने बाद 5 के हिसाब से, ठीक है, तो मतलब ये पेमेंट करेगा और उसको गोल्ड लेना पड़ेगा 5 के हिसाब से, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे एक तो फ्यूचर की डेट आ गई, डेट फ्यूचर की आ गई 2 महीने बाद की, ठीक है, तो एक तरह से अगर मार्केट में देखा जाए एक तरह से ये प्राइस इंडिकेट कर रहा है कि 2 महीने बाद प्राइस इतना हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये चीज़ है, ये तो होगी, इसको बोलते क्या है, लॉन्ग पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है उसे क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग पोजीशन। यही अगर इसने खरीदने की बात की है 5 हजार में, तो ऑब्वियसली किसी और बंदे ने बेचने की बात की होगी 5 हजार में, तो इसकी अगर पोजीशन लॉन्ग है तो उस बंदे की पोजीशन क्या होगी, शॉर्ट। अगर इस बंदे की पोजीशन लॉन्ग है तो सामने वाले की क्या पोजीशन होगी, शॉर्ट पोजीशन होगी, ठीक है। तो चलिए, तो कहते हैं कि फ्यूचर रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्यूचर जो है रेफर्स टू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्सचेंज पे डीलिंग हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे डीलिंग हो रही है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आने वाले टाइम में इसका, ठीक है, कंक्लूजन है बाय या सेल है। अगर बाय है तो ये लॉन्ग पोजीशन है, सेल है तो ये शॉर्ट पोजीशन है, ऑन ए प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी और प्री डिटरमाइंड डेट है, डेट भी जैसे मैंने बताया था, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बंदे ने बात की है खरीदने की, ठीक है, पर ग्राम के हिसाब से, बस मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी, क्वांटिटी मान लो लिख दी थी, 50 ग्राम थी यहाँ पे, 50 ग्राम खरीदने की बात हुई है कुल मिला के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो प्राइस फिक्स हो जाता है, ठीक है, क्वांटिटी फिक्स्ड हो जाती है, डेट फिक्स हो जाती है, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डेट से ये सब फिक्स हो जाता है, को बोलते हैं एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। रिपीट करता हूँ, फ्यूचर रेफर्स टू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स एन एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सचेंज पे यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे डील हो रहा है, ठीक है। तो बाय या सेल, बाय मैंने बताया ये लॉन्ग पोजीशन है, अगर सेल होता तो ये शॉर्ट पोजीशन होती। ए प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ एन एसेट, ऑन हमारे यहाँ एसेट क्या थी इस समय, गोल्ड, ठीक है, ऑन ए प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, तो डेट फिक्स होगी, प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज, अब स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं कि अब जो स्टॉक चेन पे डीलिंग हो रही होती है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं, इतने ग्राम का कॉन्ट्रैक्ट है, इतने किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे स्टैंडर्डाइज, तो आप इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि नहीं जी मुझे तो इतना ही बाई करना है फ्यूचर में। कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड दर इज ए सेंट्रलाइज ट्रेडिंग इंश्योरिंग लिक्विडिटी। सेंट्रलाइज ट्रेडिंग क्या है भाई, ठीक है, एक सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है जिसके जरिए आप ये डील करते हैं, ठीक है जी। तो कुल मिला के क्या समझ आया आपको, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक सेंट्रलाइज ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए ये ट्रेड होते हैं जिससे लिक्विडिटी इंश्योर होती है। आइडिया बिहाइंड फाइनेंशियल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज टू ट्रांसफर फ्यूचर changes in security prices from one party in the contract to other, and hence it offers a means to manage risk in participating in financial market। आप कहते हैं एक तरह से रिस्क मैनेजमेंट का टूल भी है सर, वो कैसे, हैजिंग। मैंने एग्जांपल अभी तो ली, 3 महीने बाद मान लो मेरे घर में शादी है, मुझे रिस्क है कि फिजिकल लूँगा तो घर में रखना पड़ेगा, कल को हो सकता है प्राइस गिर जाए, बढ़ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं हर तरह की अनसर्टेनिटी से बचना चाहता हूँ, तो मैंने 3 महीने बाद का गोल्ड फ्यूचर बाय कर लिया, बात ही खत्म कर ली, ठीक है। इट इज़ ए मीन्स फॉर रिड्यूसिंग रिस्क और एंज्यूमिंग रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। अगर आप रिस्क को अज्यूम करना चाहते हो, सॉरी अपना रिड्यूस करना चाहते हो, फिर तो आप हैजिंग कर रहे हो। जैसे मैं अपने, ठीक है, घर में मेरी शादी है, मैं अपना रिस्क कवर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये रिड्यूस करना चाहता हूँ रिस्क, तो ये क्या है, ठीक है, मेरा हैजिंग हो गया। अगर मैं रिस्क अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ, तो ये तो स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी टाइप होता है, ठीक है।
assuming risk in the hopper profit. It is basically transfer value rather than trade it. ये वैल्यू में तो हो रहा है, ठीक है। हम कौन, एक तो होता है वैल्यू क्रेडिट हो रही है, जैसे मान लो गोल्ड स्मिथ होता है, सुनहरा होता है, वो गोल्ड को बनाता है, ठीक है, बना के बेचता है, वो वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। या कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, यहाँ तो बस एक सेल परचेज चल रही है, बस वो वैल्यू ट्रांसफर हो रही है बस, ठीक है। मैंने बताया दो पोजीशन है बेटा यहाँ पे, एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है। लॉन्ग पोजीशन क्या है, बाई की, और शॉर्ट क्या है, सेल की पोजीशन है, ठीक है। देर आर टू पोजीशन दैट वन कैन टेक इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग पोजीशन है, दिस इज व्हेन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज परचेज्ड एंड द बायर एग्रीज टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। लॉन्ग क्या है यहाँ पे, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बंदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इस परचेज बाय कर रहा है, और जो बायर है एग्रीज टू रिसीव डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ समझना, एक जो इसमें सिस्टम होता है, एक दो तरह की डिलीवरी होती है, डिलीवरी भी दो तरह की होती है, एक कवर्ड, दूसरी होती है नेकेड। कवर्ड में तो क्या होता है कि जो बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली टेक्स द डिलीवरी ऑफ, एक्चुअली टेक्स द डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वो डिलीवरी लेता है फ्यूचर में, ठीक है। नेकेड में होता है कि यहाँ पे जो बायर है वो सेलर से डिलीवरी ले नहीं रहा, केवल प्राइसेस को सेटल किया जा रहा है। बायर डज नॉट टेक डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, ओनली प्राइस डिफरेंसेस आर सेटल्ड, ठीक है। तो कोई डिलीवरी ले नहीं जा रही, जो बायर है कोई डिलीवरी नहीं ले रहा, अंडरलाइंग एसेट की कोई डिलीवरी ले नहीं रहा, केवल क्या हो रहा है वहाँ पे एक जो केवल एक क्या है कि जो प्राइजेज हैं वो सेटल किए जा रहे हैं, ठीक है। कोई मतलब कि यहाँ पे डिलीवरी नहीं ली जा रही, केवल जो प्राइजेज हैं वो वो सेटल किए जा रहे हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि 50 ग्राम गोल्ड खरीदने की बात की थी 5,000 के हिसाब से, ठीक है। 3 महीने बाद मैंने डिलीवरी ले ली, तो बोलते हैं कवर्ड डिलीवरी, कवर्ड, ठीक है। पर 3 महीने बाद मान लो मैंने खरीदने की बात कितने की थी, 5,000 की, प्राइस चला कितना गया, 5500, ठीक है। तो मैंने 500 रुपये प्रॉफिट मांग लिया, बस मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, 500 रुपये प्रॉफिट। क्यों, मैंने खरीदने की बात कितने में की है, 5,000 में, प्राइस चला कितना गया, 5500, तो प्राइस तो बढ़ गया। तो ये क्या है, मैं अब खाली प्रॉफिट मांग रहा हूँ, इसको बोलते हैं नेकेड। समझ गए आप, समझ गए सर जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बोलते हैं आगे, नेक्स्ट है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन मैंने बताया कि जहाँ पे आप फ्यूचर सेल करते हो, अब एक बायर है तो सामने वाला सेलर होगा ना, ठीक है। अगर मैंने बाई किया तो आपने सेल किया है, ठीक है, या वाइस वर्सा होगा। तो जो बाई कर रहा है उसकी पोजीशन लॉन्ग है, जो सेल कर रहा है उसकी पोजीशन शॉर्ट है, बात करता हूँ, ठीक है। दिस इज व्हेन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सोल्ड एंड द सेलर एग्रीज टू मेक डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। जहाँ पे बायर बाय कर रहा है और डिलीवरी ले रहा है वो लॉन्ग है, जहाँ पे सेलर बेच रहा है डिलीवरी दे रहा है वो शॉर्ट है, बात करता हूँ, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल वैसे भी ले लिया है। एग्जाम्पल बाइस 500 शेयर्स ऑफ PQR लिमिटेड एट ₹210 पर शेयर ऑन द स्टॉक चेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब अक्षय ने क्या किया है, शेयर बाई कर लिए हैं, एक्चुअल बाई किए हैं उसने, एक्चुअल एक्चुअल में उसने 500 शेयर बाई कर रखे हैं 210 के हिसाब से स्टॉक चेन पे। अब इन ऑर्डर टू हैज द पोजीशन ही सेल्स 300 फ्यूचर्स ऑफ PQR लिमिटेड एट 195, ठीक है। अब उसने क्या किया है, देखो एक तो 500 शेयर एक्चुअल में लेके रखे हुए हैं अपने पास, लेके रख लिए 200 रुपये के हिसाब से, और दूसरी तरफ क्या किया, वो उसको डर था यार प्राइस ना कम हो जाए कहीं, तो उसे दूसरी तरफ से सेल कर दिए फ्यूचर मार्केट में। टू हैज द पोजीशन ई सेल्स 300 फ्यूचर, एक फ्यूचर है, डेरिवेटिव है, 300 फ्यूचर और PQR लिमिटेड एट 195 ईच। ड्यू टू फॉल इन द शेयर, अब प्राइस कम हो गया है, फ्यूचर प्राइसेस बाय fall in shares and future prices by 5% and 3% respectively on the next day.
हुआ क्या है, जो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, शेयर के प्राइस में दाम गिर गया है 5%, और फ्यूचर के प्राइस में दाम कितना गिरा है, 3%। अक्षय क्लोजेज इज पोजीशन बाय काउंटर ट्रांजेक्शंस, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन खत्म कर दी है। काउंटर ट्रांजेक्शन मतलब जहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन थी उसने शॉर्ट की कर दी है, ठीक है। यहाँ पे तो पोजीशन किसकी थी, उसकी सेल की थी, तो उसने बाई की कर दी, अब खत्म कर दी, ठीक है। फाइंड आउट इज प्रॉफिट और लॉस। अब देखिए, पहली बात तो उसने शेयर खरीदे कितने थे, 500, कितने के हिसाब से, 210 के हिसाब से। उसका जो प्रॉफिट था, सॉरी प्राइस थी, कॉस्ट कितनी थी, 1,05,000, और बेचा कितने में है उसने, प्राइस गिरा है उसका शेयर का कितना, 5%। तो उसका, ठीक है, जो प्राइस था 210 था, उसका 5% गिरा है, ठीक है। तो 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपये 50 पैसे इसके गिर गया है, ठीक है। तो मतलब वो बचा कितना, 199.5 का। तो उसने ये 199.5 के हिसाब से 500 शेयर बेच दिए, ठीक है। एक सेकंड, नहीं बन रहा है, यस, ठीक है जी, 199.5 इंटू 210, 210 माइनस 199.5, इसका हो गया, ठीक है, ठीक है जी, इतना उसका प्रॉफिट बन गया, ठीक है, बन गया उसका इतना, सॉरी लॉस बन गया, क्योंकि ये प्राइस गिरा है। खरीदा कितने में था, 1,05,000 में, बिका कितना उसका, 5% कम में। तो 5%, 1,05,000 का सीधा ही पता लग रहा है, 5% लॉस हुआ उसका, इतना उसका लॉस हो गया, ठीक है। ये तो कहाँ हुआ, एक्चुअल मार्केट में। एक्चुअल जो स्पॉट मार्केट है, उसने खरीदा 1,05 का, बेचा 5% लॉस पे, तो यहाँ तो घाटा खा गया। और जो फ्यूचर मार्केट थी, उसने फ्यूचर मार्केट में सेल कितने में किया था उसने, 195 में, 300, ठीक है। उसका बिका कितने का फ्यूचर मार्केट में, 300 शेयर्स 195 के हिसाब से। बट एक्चुअल में प्राइस अब कम हो गया बाद में, तो 3%, बट हमने बेचा तो महंगा ही है, तो 3% यहाँ कम हो गया, ठीक है। 195 का खरीदा था, सॉरी बेचा था, और प्राइस कम हो गया, तो हमने तो महंगा ही बेचा है, तो 195 का करो, ठीक है, 3%। तो ये देखा जाए तो हमारा एक तरह का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 300 शेयर के पीछे हमारा प्रॉफिट बन गया 1755 रुपये, ठीक है। सीधा सीधा दिमाग लगाओ ना, हमने बेचा कितना है, 195 का, ये हमारा सेल था, बट बाद में प्राइस घट के कितना हो गया, 3% घट गया। तो हमें जो हमने बेचा तो महंगा ही है ना, 195 का, बाद में घटा है, ठीक है। तो हम बाद में जो घटा हुआ प्राइस है वो पे करेंगे, और 195 में हमने बेच दिया है, तो देखा जाए तो इसका 3% हमें प्रॉफिट हो गया एक तरह का, ठीक है। इसको 195 का 3% करोगे तो 5 रुपये 85 पैसे आता है, और 300 शेयर टोटल थे, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया कितना, 1755 रुपये। तो हमारा जो लॉस था टोटल 5250 था, नेट लॉस है ये कितना रह जाएगा हमारा, 3495, ठीक है। ये इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कहने का भाव ये है कि फ्यूचर से जब हम ट्रांजिशन को सिक्योर कर सकते हैं, हैजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे उसने हैजिंग की एक प्रकार की, ठीक है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। 500 पे वो बंदा क्या है कि शेयर लेके बैठा हुआ है 210 के हिसाब से, ठीक है। उसको डर ये है कि प्राइस गिर जाएगा, कुछ है, तो उसने क्या किया, 300 शेयर जो थे बेच दिए 195 के हिसाब से, ठीक है, बट फ्यूचर मार्केट में। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग चीज़ है। अब कल को इसका दाम घट गया, तो 5% घाटा पड़ गया यहाँ पे, 210 का खरीदा था, 5% लॉस हुआ इसका, उसका एक शेयर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इसकी 10.5 रुपये घट गई, ठीक है। तो 500 शेयर के पीछे कितना घट गया इस बंदे का, 10.5 रुपये के हिसाब से देख लो, 500, तो सीधा था कि 5,250 का घाटा खा के बैठ गया। और यहाँ पे 300 जो शेयर थे उसने 195 के हिसाब से खरीदे थे, ठीक है। अब सॉरी बेचे थे, बेचे 195 के हिसाब से, प्राइस गिर गया, तो बेचा तो महंगा ही है, ठीक है। तो यहाँ जो प्राइस गिरा था वो 3% गिरा था केवल। इसको प्रॉफिट जो हुआ था एक शेयर के पीछे, वो कितना हुआ था, 5 रुपये 85 पैसे। तो 300 शेयर थे, 5 रुपये 85 पैसे के हिसाब से प्रॉफिट कितना हुआ था उसको, ठीक है, 1755 रुपये। तो ये उसको लॉस हुआ था, ये प्रॉफिट हुआ था, ये सिंपल से कैलकुलेशन थी हमारी, ठीक है। इसको जो घाटा नेट पड़ गया वो इतना पड़ गया जो हमने देख लिया। तो ये मोटी मोटी कैलकुलेशन है, मैंने कहा शायद समझ ना आया हो आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, हम बात कर रहे थे कमोडिटी डेरिवेटिव की, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, करेंसी फ्यूचर। जैसे करेंसी डेरिवेटिव था वैसे करेंसी फ्यूचर ये सेम चीज़ है, ठीक है। करेंसी फ्यूचर क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है, अंडरलाइंग एसेट है, अंडरलाइंग एसेट वो क्या है, करेंसी है, ठीक है। ये भी डेरिवेटिव है, करेंसी फ्यूचर एक डेरिवेटिव है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है किससे, करेंसी से, ठीक है। करेंसी फ्यूचर क्या है कि ये एक डेरिवेटिव है जो अपनी वैल्यू को डिराइव कहाँ से कर रहा है, करेंसी से कर रहा है, ठीक है। अब करेंसी जो भी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट में, डॉलर्स, कुछ भी, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन जो भी है, ठीक है। तो कहते हैं करेंसी फ्यूचर क्या हुआ, करेंसी फ्यूचर जो है, ठीक है, करेंसी फ्यूचर जो है ऑल्सो नोन एज एफएक्स फ्यूचर is a future contract to exchange one currency for another to a specified date in the future at a price exchange rate that is fixed on a purchase date, ठीक है। जनरली द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द टर्म्स ऑफ INR पर यूनिट ऑफ अदर करेंसी, फॉर एग्जाम्पल US डॉलर्स। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउज इन्वेस्टर्स टू हेज अगेंस्ट, देखो जो आप इसको छोड़िए, आप जैसे आप पढ़ के आए ना ऊपर उसको ऐसे याद रख लीजिए। तो मैंने सिंपल जो हमने करेंसी डेरिवेटिव में पढ़ा ऐसे याद रखो। आप सिंपल याद रखो कि करेंसी डेरिवेटिव क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर किया था हमने, ये करेंसी फ्यूचर क्या है, तो बेस तो उसका वही रहता है हमेशा, कि फ्यूचर का जो है क्या, इसका मकसद क्या होता है, वो हैजिंग करना, या फिर हम एक स्पेकुलेशन के तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये करेंसी फ्यूचर क्या है, ठीक है, इट इज़ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which derives its value from the underlying asset that is करेंसी, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या है, करेंसी है, ठीक है। अब ये करेंसी जो है, ठीक है, करेंसी में भी US डॉलर, ठीक है, या कनेडियन डॉलर हो गया, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, एज द केस में भी, जैसा भी केस है वैसा, ठीक है। एक तो समझ आ गया कि करेंसी फ्यूचर में क्या है, ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसको आप यहाँ से लिख दीजिए, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो अपनी वैल्यू को डिराइव कहाँ से कर रहा है, अंडरलाइंग एसेट से। यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट करेंसी है, और ये करेंसी US डॉलर, कनेडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एज द केस में भी। और इसका पर्पस सेम वही है, ठीक है। पर्पस क्या है, हैजिंग हो सकता है, हैजिंग के पर्पस के लिए हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो सकती है, ठीक है। हैजिंग पता ही है आपको, ठीक है, टू कवर अप द लॉस, टू कवर अप द रिस्क, जिसको कवर करने के लिए हो सकती है, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इंडियन रुपीज ऑन एक्सचेंज इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। कहते हैं कि देखो सेबी जो है, सेबी IFSC, ये भी एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। सेबी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गाइडलाइंस 2015 specified currency derivatives as permissible securities in which dealing may be permitted by stock exchanges in IFSC। तो सेबी ने अलाउ किया है, ये जो IFSC है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, एक ही है देश में, गुजरात में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि करेंसी डेरिवेटिव में ट्रेडिंग अलाउ कर रखी है। RBI अनाउंस इट्स डिसीजन टू अलाउ रुपी डेरिवेटिव्स, ठीक है, विद सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी टू बी ट्रेडेड इन IFSC। ये अलग पॉइंट है एक तरह से, कि करेंसी डेरिवेटिव, ये याद रखना, करेंसी डेरिवेटिव हैव बीन अलाउड by SEBI as well as RBI in the IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है ये करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। करेंसी फ्यूचर एंड, करेंसी की बात हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अभी ऑप्शन अभी पढ़ना है हमने वैसे। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग इंडियन रुपी विद सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी, बेस वाला इंडियन रुपी है,
कन्वर्जन किस में है, फॉरेन करेंसी में। द पोजीशन लिमिट्स फॉर एलिजिबल मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर करेंसी पेयर पर स्टॉक एक्सचेंज शैल बी एज फॉलोज। अब ये टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो जो एक पार्टिसिपेंट है या बैंक है जैसे कोई मान लीजिए, तो उसकी एक लिमिट बता रखी है कि यहाँ भी करेंसी मार्केट में वो डील कर रहे हैं जब डेरिवेटिव मार्केट में, तो उनकी जो लिमिट्स क्या होंगी। ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं, पोजीशंस ऑन प्रोप्राइटरी बेसिस एज वेल एज क्लाइंट पोजीशन, ग्रोस ओपन पोजीशन अक्रॉस all contracts not to exceed 15% of the total open interest और 1 बिलियन यूएस डॉलर इक्वलेंट विच एवर इज हायर। ये बता रहे हैं कि देखिए जो एक ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, जो करेंसी एक्सचेंज पे जो एक ट्रेडिंग मेंबर्स है, उनकी पोजीशन क्या होगी इंडिविजुअल बेसिस पे और एज वेल एज क्लाइंट बेसिस पे। तो जो ग्रॉस ओपन पोजीशन है, ग्रॉस ओपन पोजीशन क्या है, जो अभी जो पोजीशन जो है ओपन है, लॉन्ग पोजीशन या सेल पोजीशन जो है ओपन है, अभी जो सेटलमेंट नहीं हुई जिसकी, ठीक है, वो मैक्सिमम कितना होगा। तो टोटल ओपन इंटरेस्ट है उसका 15% या 1 बिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज हायर। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स वगैरह हो गए, तो उनका क्या है, ग्रोस ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल काउंटर्स नॉट टू एक्सीड 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और 1 बिलियन इक्वलेंट विच एवर इज हायर। सेम चीज़ हो गया, ठीक है, 15% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया और 1 बिलियन इक्वलेंट विच एवर इज हायर, सेम हो गया, ठीक है। जो ट्रेडिंग मेंबर्स का या ऑन इंडिविजुअल बेसिस या क्लाइंट बेसिस, सेम वही 15% ऑफ ओपन इंटरेस्ट या 1 बिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज हायर। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात भी करोगे बैंक्स वगैरह की, तब भी सेम ही है, ठीक है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी सेम ही है, ग्रोस ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट टू एक्सीड 15% ऑफ टोटल इंटरेस्ट, टोटल ओपन इंटरेस्ट और 1 बिलियन यूएस डॉलर इक्वलेंट विच एवर इज हायर, सबका सेम है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनका जो पोजीशन है, ओपन पोजीशन कितनी हो सकती है ट्रेडिंग मेंबर्स की, जो हमारे देश के निवेशक हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, 15% ऑफ ओपन इंटरेस्ट और 1 बिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज हायर। बट इसका अलग है, इनके अलावा कोई और क्लाइंट्स हैं, इनके अदर क्लाइंट्स हैं, तो ग्रॉस ओपन पोजीशन अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स नोट टू एक्सीड 6% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट और 100 मिलियन यूएस डॉलर्स विच एवर इज हायर। इनका चेंज है, देखो वहाँ 15% ऑफ ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट का, टोटल ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है। अदर्स जो क्लाइंट बचेंगे लास्ट वाले, इनका 6% है, 6% हो गया, 6% है, या 100 मिलियन इक्वलेंट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो आप एक चीज़ को समझिए, थोड़ा सा मोटे मोटे पॉइंट्स इसमें जो थोड़े टेक्निकल थे बट इजी हैं बहुत, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक चीज़ समझनी है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट से, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट आपको समझ आएगी, कमोडिटी हो सकती है, शेयर हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई इंडेक्स भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद है कि डेरिवेटिव जो है वो दो तरह के हैं, एक फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है। और फ्यूचर की हमने कई सारी बात की, जैसे इसमें कौन कौन से फ्यूचर्स आ गए, कमोडिटी, कमोडिटी का आ गया, ठीक है, करेंसी आ गया, ठीक है, कमोडिटी है, करेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आपका शेयर्स का आ सकता है, हो सकता है अंडरलाइंग एसेट क्या हो, शेयर हो, ठीक है। कल को आपसे पूछेंगे कि करेंसी फ्यूचर क्या होता है, तो दिमाग में वही चीज़ रखनी है आपने कि करेंसी फ्यूचर क्या है, कि एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। करेंसी फ्यूचर क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से। यहाँ जो करेंसी है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट वो क्या है, करेंसी है। अब आपने फिर लिख देना है कि यहाँ भी जो करेंसी डेरिवेटिव जो है, इंडियन जो ट्रेडिंग है, वो आईएफएससी में यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में भी अलाउ की गई है बाय आरबीआई एज वेल एज जो सेबी है, ठीक है, ऐसे। और ऐसे एक कमोडिटी का पूछेंगे तो फिर लिख देना कि कमोडिटी क्या है, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो अपनी वैल्यू को डिराइव करता है अंडरलाइंग एसेट से, जो क्या है, कमोडिटी, ठीक है। इसमें लिख देना गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, गैस हो सकती है, ठीक है जी। और हाँ, ये याद रखना कि जो हमारा जो इसमें पोजीशंस होती हैं, ठीक है, पोजीशंस दो तरह की होती हैं, लॉन्ग पोजीशन होती है, ठीक है, और शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। पोजीशन जो है वो लॉन्ग हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, शॉर्ट पोजीशन। पोजीशन जो है वो लॉन्ग हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। लॉन्ग पोजीशन क्या है, पोजीशन टू बाय, ठीक है, लॉन्ग पोजीशन क्या है, पोजीशन टू बाय है। और शॉर्ट क्या है, पोजीशन टू सेल हो सकती है।
ठीक है। इसका जो बेनिफिट है, इस्तेमाल है, वो किस में हम कर सकते हैं? ठीक है, हैजिंग में कर सकते हैं। हैजिंग में क्या होता है बेटा? टू कवर अप द लॉस, जहाँ पे हम अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने रिस्क को कवर करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भी कल को जो कमजोर दिल वाला है या जो रिस्क लेना नहीं चाहता, ठीक है, रिस्क अवर्स है, तो वो हैजिंग करता है। ठीक है। और दूसरी बात आती है, ठीक है, हैजिंग है। दूसरा क्या होता है, जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी होते हैं, कुछ लोग सट्टेबाज होते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए क्या करते हैं? हैजिंग करने की कोशिश करते हैं, हैजिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। चलिए, इस सेशन में इतना ही है। ठीक है, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान से चलना है, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट सेशन में मैं बताया कि हम जो बात करेंगे इसके बाद, वो बात करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन की। ठीक है, बात करेंगे हम ऑप्शन की। ठीक है, ये भी क्या है? एक डेरिवेटिव है। ऑप्शन भी क्या है? एक डेरिवेटिव है। ठीक है, ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम बात कर रहे होंगे कॉल ऑप्शन की, पुट ऑप्शन की। ठीक है, इसमें भी हम क्या है कि जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की। ठीक है, कॉल ऑप्शन क्या होती है? ऑप्शन टू बाय। ठीक है, और पुट क्या होती है? ऑप्शन टू सेल। ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मतलब ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, राइट है हमारे पास। ऑप्शन क्या एक तरह का राइट है। अगर हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की, ऑप्शन टू बाय, यानी राइट टू बाय, हम बाय करें या ना करें। ठीक है, पुट है तो यहाँ ऑप्शन टू सेल है, हम सेल करें या ना करें, सेल करें या ना करें। ठीक है ना, उसमें सेल करें या ना करें। ठीक है, उसमें एक और चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें ऑप्शन में। यहाँ भी ऑप्शन जो होती हैं, अमेरिकन ऑप्शन हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन या यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए, करते हैं स्टेप बाय स्टेप आगे। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही है। बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।